माँ ये दर्द असहनीय है माँ, लेकिन धीरे धीरे शरीर भी सुन्न हो रहा है। अब तो हलक भी मौन हो रहा है। एक उम्मीद भी नहीं बची कि कोई मुझे बचाने आएगा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी मुझे, लेकिन मैं ही क्यों माँ, मैं ही क्यों? एक शरीर राख हो गया, एक मासूम लड़की की जिंदगी मौत की गिरफ्त में समा गई। साल 2020 ने हमें कई नए मंजर दिखाए हैं और न जाने अभी और क्या क्या देखना बाकी है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मंजर आज हमारी जिंदगी में आम से हो गए। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई थी। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दौर यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में हम कई और महाभारतों के साक्षी बनेंगे। आज का ये केस भी एक महिला के साथ हुई अमानवीय हिंसा से जुड़ा है। यूपी के कानपुर शहर में घटी ये वारदात कैसे एक नेशनल इशू बनकर उभरी, आइए देखते हैं। कहते हैं प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। इसी बात को कानपुर के आरपी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 विद्यार्थियों ने साबित कर दिखाया है। इन्होंने यूनिक स्पेस इनोवेशन की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक थ्योरेटिकल मार्स लैंडर बनाया है। अब ये प्रोजेक्ट स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच गया है और वहां वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये विद्यार्थी रनिंग मॉडल बनाने पर काम करेंगे। रिमी, तुम इस टीम की लीडर हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अक्सर छोटे शहरों के बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जीत उन सभी बच्चों को प्रेरणा देगी जो छोटे शहरों से आते हैं। मुकुंद, तुम कुछ कहना चाहोगे? मैम, हमें शक था, मतलब हमें यकीन था कि हमें यकीन। मैडम, मुकुंद कहना चाह रहा है कि हम सब ने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी मार्स लैंडर का मॉडल एसआरए के सामने प्रेजेंट करेंगे। मुकुंद, माइक देख के तुम ऐसे नर्वस हो गए थे जैसे तुम्हारे सामने किसी ने बंदूक रख दी हो। हाँ, हंस लो, लेकिन अगली बार देखना, अगर माइक के सामने खड़े रहेंगे ऐसा फर्राटेदार जवाब देंगे ना कि तुम भी देखते रह जाओगे। ओके। हाँ, देख लेना। चलो, तुम ही जाओ, तुम्हारा दोस्त है मेरा थोड़ी। हाय। हाय। नहीं, तुम मुकुंद की बात पे ध्यान मत दो। चलो मैं से बात करते हैं। हाँ। रिमी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कॉलेज में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट ग्रुप में नईम के लिए जगह बना लूंगा। थैंक यू सर। रिमी, जी सर। मैंने कैंपस प्रोजेक्ट में तुम्हारे नाम के लिए रिकमेंडेशन भेजा था। शाम तक कंफर्मेशन आ जाएगी, हो सकता है कल तक गुड न्यूज मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। हम सच में आपके बिना ये सब कभी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। थैंक यू। सॉरी, एक्चुअली जल्दी में भूल गया। लोग सही कहते हैं, प्रोफेसर्स एब्सेंट माइंडेड होते हैं। ओके। क्या बात है रिमी, हमारा आइडिया चोरी करके बड़ा नाम बटोरा जा रहा है। ये क्या बदतमीजी है रघु, और कितनी बार बताएं तुम्हें, वो तुम्हारे अकेले का आइडिया नहीं था, टीम का था। हम एक टीम थे, तुम्हें अलग रास्ता चुनना था, तो उसमें हमने कुछ गलत नहीं किया। और उल्टा वो जो तुम गंदी हरकत करने जा रहे थे रिमी, तू भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। लड़की होने का अच्छा फायदा उठाना जानती है तू। तुम कहना क्या चाहते हो? अब भोली बनने का नाटक मत कर। किस किस को नहीं फंसाया तूने अपनी खूबसूरती से? मुकुंद नहीं, यहाँ तक कि प्रोफेसर बासु। आई नहीं यार अब तक गोविंद। अबे आ जाएगी, सब्र रखो ना थोड़ा। आगे आगे आगे। सही लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ बात करो। गोविंद का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, आज तुम्हारी सारी गोटियां फिट हो जाएगी। अबे रुको पंकज, गुस्सा देख रहे हो मैडम के नाक पे? आज हमारा क्या, साक्षात गोविंद का भी आशीर्वाद तुम्हारे काम नहीं आएगा। पेशेंस टेस्ट कर लिया यार लड़की ने। कहाँ जा रही हो डिम्पी दी? घर, और कहाँ? एक ही दिन की तो बात है, कल चलते हैं ना दोनों साथ में। वैसे भी बासु सर ने मेरा कैंपस सिलेक्शन में नाम दिया है, कल तक कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर चलेंगे। रिमी,
हम अब नहीं रुकने वाले हैं। 1 हफ्ते से तो रुके हुए हैं यहाँ पे। पहले बोल रही थी प्रोजेक्ट हो जाने दो, अब कह रही हो कैंपस सिलेक्शन हो जाने दो। अरे तो इसमें हम क्या करें दी, इतने सारे काम हैं। अब तो तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रिमी? हम जानते हैं कि तुम्हारा नाम अखबार में आया है और तुम्हें 2-3 मेडल भी मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है और हमारा नहीं। हमने ऐसा कब कहा दीदी? तुम्हारा कहने का मतलब तो यही था ना रिमी। तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है और हमारे पास नहीं। ठीक है, तुमको जो भी समझना है समझो, हमें तुमसे बहस ही नहीं करनी है। बोला था ना, शी विल नॉट कम। प्लान सक्सेसफुल। सी यू एट 7:30। बाय। कौन है? ये क्या है? अरे हमने दवाई खा ली है, भूल गई क्या? कल रात को दवाई खाई थी आपने, अभी नहीं खाई है। लीजिए। कल रात को खाई थी? ऐसा? लीजिए। अरे डिम्पी, इतनी रात को बेटा? हाँ माँ, बस लेट हो गई थी, लेकिन आप लोग अभी तक सोए नहीं। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद से चाबी खोल के अंदर आ गए। और रिमी कहाँ है? वो उसे कुछ काम था तो वो कल आएगी। अरे तो तुम भी और एक दिन रुक जाती, कल उसी के साथ आ जाती। उसे क्यों अकेला छोड़ दिया? अच्छा आप चिंता मत करिए, हम फोन करके देखते हैं उसको। रिमी रिमी रिमी, इस घर में तो मेरी किसी को कदर ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी है। प्रदीप, हेलो। जैन सर, आइए आइए सर। लड़की का नाम रिमी गुप्ता है, उम्र 22 साल, आरके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। लड़की को यहीं पे इस घर में जला के मारा गया है। रिमी अपने बड़ी बहन डिम्पी के साथ यहाँ पे किराए पे रहती थी। फैमिली राजपुर में रहती है, यहाँ पे आने के लिए निकल चुकी है। और सर एक बात है, इसका फोटो अखबार में पिछले हफ्ते आया था, कोई कंपटीशन जीता था इसने। सर अजीब बात है, रिमी के स्टमक और थाइस के बीच की बॉडी को जलाया गया। कातिल का इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? विक्टिम के सर पे पहले बोतल से वार किया गया होगा, शायद रेप भी हुआ, फिर जलाया गया। पॉसिबल है कि रेप को छुपाने के लिए ये सब किया गया। और सर मोबाइल भी नहीं मिला। अशोक जी। जी सर। कुछ मिला? नहीं सर, बड़ी अजीब बात है सर।
ना ही दरवाजे पे ना ही कहीं और घर पे कहीं एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। किलर बहुत शातिर है। हाँ सर, लगता है बहुत ही सावधानी से उसने सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए। सर, इस घर के मालिक प्रदीप शर्मा ने सबसे पहले बॉडी देखी और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। आज सुबह जब हम सैर के लिए निकल रहे थे तभी हमने हम कसम से नहीं जानते साहब किसने किया ये सब। हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है साहब। घबरा क्यों रहे? घबराता तो गुनहगार है। पुलिस, क्या हुआ यहाँ पे? रिमी कहाँ है? रुकिए, आप आगे मत जाइए, रुकिए। अरे तो आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने? हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, दीजिए ना। रिमी, रिमी, मम्मी, मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले। सर, डिम्पी ने बताया रिमी का फ़ोन और लैपटॉप दोनों गायब है। और एक अजीब बात, कबर्ड पूरा खाली है। रिमी के सारे कपड़े गायब है। कपड़े? लैपटॉप और फोन गायब हो सकता है, पर कपड़े कोई क्यों चुराएगा? सर, पिछले 4 सालों से मेरी दोनों बच्चियां यही कानपुर में रहती है, और न कभी उनके कॉलेज से न मकान मालिक से कोई शिकायत नहीं आई। और हमारी रिमी तो बड़ी होनहार लड़की थी। डिम्पी, तुम रिमी के साथ रहती थी, किसी पे कोई शक, कभी कुछ हुआ हो आजकल या पहले? हाँ सर, 2 लड़के थे, वो कर सकते हैं ऐसा काम। कौन लड़के? पंकज और गोविंद, वो हमारे पीछे पड़े रहते थे। तकरीबन 1 साल पहले धूप में चलोगी तो ढल जाओगी। चलो हम छोड़ देते हैं। अरे लो, अब तो जगह भी बना दी। दीदी, तुम क्यों सुन रही हो उनकी बकवास? रिमी, इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। अरे मुंह लगाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कितना फायदा है। अच्छा, उतारो चप्पल, लगाओ तेरे मुंह, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। निकलो। सॉरी मैडम, हम तो डर गए। अच्छा सुनो, प्लान में चेंज है। मीठी वाली को तुम रखो। पक्का रख ले? बिल्कुल रख लो। हम उन लोगों से इतना परेशान हो गए थे कि हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया था, और जब हम यहाँ आए तो वो हमारा पीछा करते करते इस मोहल्ले तक आ गए। कहाँ रहते हैं पंकज और गोविंद, जानती हो? हाँ सर। सर, पंकज और गोविंद कुछ देर पहले अपना मकान खाली करके चले गए, लेकिन उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता चला है। यहाँ से उनका नेटिव एड्रेस भी पता चला है। कानपुर लखनऊ हाईवे पे उनका गाँव है सर। दोनों को घर से उठा लो और विक्टिम के दोस्तों से पूछताछ करो। सर, ये सब कौन कर सकता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। और हमें तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि रिमी हमारे बीच में नहीं है। रिमी जैसी ब्राइट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अच्छी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, रिमी गुप्ता का फोन 2 घंटे पहले कुछ देर के लिए ऑन हुआ था, पर सर अजीब बात यह है कि लोकेशन उसी एरिया का है जहां पर वो रहती थी। क्या? एक काम करो, रिमी के फोन को सर्विलांस पे रखो, जो भी इंफॉर्मेशन आए अपडेट करो। यस सर, रिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका रेप हुआ था। बॉडी में डीएनए के ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन सर फेफड़ों में कार्बन के ट्रेसेस मिले। यानी रिमी को जब जलाया गया तब वो जिंदा था। और रिपोर्ट के मुताबिक रिमी की हत्या रात को तकरीबन 9 से 11 के बीच हुई। बोलो। सर, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था, वो तो पंकज ही उसके पीछे पड़ा था। वो शाम को उसके घर पे भी गया था। सर, आप उसी से पूछ लीजिए। आगे एक सवाल का जवाब नहीं देंगे, हमें यहाँ ला के ठीक नहीं किए।
नौकरी जाएगी, आपकी और इस हवलदार की भी। चाचा बड़े नेता हैं हमारे। आने दो उनको, वो फटकार मिलेगी, वो फटकार मिलेगी। चाचा और भतीजा नालायक, सच बोल। नहीं तो चाचा यहाँ नहीं, अस्पताल में मिलने आएंगे। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं रिमी, आई लव यू। पर हम नहीं करते। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती तुमको? अब तक हम तुमको जितना परेशान किए ना, उन सबके लिए सॉरी। अगर तुम चाहते हो ना हम तुम्हें सच में माफ कर दें तो हमको स्टॉक करना बंद कर दो बस। चलो जाओ। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए, हमें नहीं पता फिर वहाँ क्या हुआ। चाचा के भतीजे, बोल तुम दोनों ने मारा उसे, बोल। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। ऐसे नहीं बोलने का तुम। रिमी का फोन फिर से ऑन हुआ है। चल। अरे पकड़ो इसे। अरे ये हमारा फोन है, फोन वापस दो। अरे रिमी दीदी का फोन अब हमारा है। अरे मेरा फोन है। पापा इन्होंने मेरा फोन ले लिया है, आप इनको बोलो ना। ये मेरा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये रिमी का फोन आपके बेटे के पास कैसे आया? सर, आदित्य को मोबाइल फोन चोरी करके इकट्ठा करने की आदत थी, और उस दिन पापा रिमी दीदी आदित्य बेटा तू घर जा। हाँ तू घर जा, बाहर मत निकलना। घर जा, शाबाश, घर जा। आदित्य, आप रिमी को जानते हो? रिमी दीदी? हाँ रिमी दीदी। क्या किया आपने उनके साथ? शादी किया, रिमी दीदी के साथ शादी किया। क्या हुआ था उस दिन? किसने जलाया उसे? किसी को देखा था वहां? सब जल गया, सब जला दिया। आदित्य देखो। नहीं, हाथ मत लगा रहा, दूर, हाथ मत लगा रहा। बस कीजिए ना सर, लेकिन ना हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है सर, आदित्य के पास हमें जितने भी मोबाइल मिले सब चोरी के थे। उसके पड़ोसी ने बताया कि पिछले 5 सालों में उनके घरों से कई मोबाइल चोरी हो गए। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मोबाइल किसका है। रिमी का फ़ोन अनलॉक हुआ? नहीं सर, हमने IT डिपार्टमेंट को बोला है। सर, आदित्य का फ़ोन स्कैन किया हमने, उसमें रिमी और डिम्पी के कई सारे फोटोज और वीडियोज़ है जो चुपके से ली गई है। ये वीडियो रिमी की मौत के 1 दिन पहले का वीडियो है। पापा इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? एक बार डिम्पी दी का ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए, उसके बाद शादी की बात कर लीजिएगा। अरे 21वें साल में ग्रेजुएशन हो जाती है सबकी। तेरी दीदी जो है कुछ महीनों में 25 की हो जाएगी। अब तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ उसका, अब कब तक पढ़ती रहेगी? आपने अपने बयान में लिखवाया था कि आप रिमी से 2 हफ्ते पहले मिले थे। ये वीडियो रिमी की हत्या से 1 दिन पहले का है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए हम भी पुलिस में थे। आपको ये कहना कि हम ही ने हमारी बेटी को, देखिए हम 2 हफ्ते पहले मिले थे रिमी से। झूठ मत बोलिए इंद्रजीत जी, सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? ये क्या सबूत दिखा रहे हैं? हम जो बोल, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बताइए। 1 मिनट सर, हमारे पापा अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। अरे हमने दवाई खा ली है, भूल गई क्या? कल रात को दवाई खाई थी आपने, अभी नहीं खाई है। इसी बीमारी के चलते पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें जल्दी रिटायर करा था। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो इस घटना को भूल चुके हैं। ठीक है। इंद्रजीत, आदित्य और प्रदीप, और वो दोनों लड़के गोविंद और पंकज,
इन सब के काले चिट्ठे निकालो, कातिल इनमें से कोई है। सर सर हम कोशिश कर रहे हैं सर। क्या हुआ सर? छुट्टी पे जा रहा हूं। 6 महीने तक रिमी गुप्ता का केस अखबारों की सुर्खियां बटोरता रहा, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई। अब पुलिस की क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने इस केस को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को सौंपने का फैसला लिया। पहली टीम के मुताबिक रिमी घर में अकेली थी और उसके सर पर किसी ने बियर की बोतल से हमला किया। उसके बाद उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद उसे जिंदा जला दिया। अगर ये केस हमें पहले ही मिल जाता तो शायद कुछ हाथ भी लगता। अभी तो वक्त भी बहुत हो चुका है सर। आई थिंक कोई भी कॉन्क्लूसिव एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ ना धीरज, 6 महीने गुजर चुके हैं और हमारे सामने सस्पेक्ट की लंबी लिस्ट है। काम मुश्किल जरूर है और नामुमकिन है। सर रिमी के पिता खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और सस्पेक्ट लिस्ट में है। आपको क्या लगता है सर, क्या एक पिता अपनी बेटी को? हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहां पे रिश्तों की मर्यादा को लांघा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉरेंसिक और क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मतलब कातिल जो भी है वो हमारी तहकीकात के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ है, तो मुमकिन है कातिल पुलिस वाला। और सर दूसरा सस्पेक्ट आदित्य गुप्ता, मकान मालिक प्रदीप का बेटा। और प्रदीप के मुताबिक उसका बेटा आदित्य स्टेबल है। रिमी का फोन आदित्य के पास मिला, राइट सर। और हमारे मेन सस्पेक्ट्स हैं पंकज और गोविंद। हो सकता है सर इन्हीं सस्पेक्ट्स में से कोई कातिल हो। नीरज, इस केस में हमें कई फ्रेंड पर एक साथ काम करना होगा। प्रतिमा सर, रिमी जहां रहती थी तुम उस मोहल्ले में सेटल हो जाओ, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह। सस्पेक्ट्स के आसपास रहो, हर चीज पे नजर रखो। सब्जी वाला, दूध वाला, आयरन वाला, सबकी कुंडली निकालो। इन शॉर्ट, हनुमान नगर में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। नीरज, अपने एक आदमी को रिमी के उन्नाव वाले घर के पास सेटल करो। उसे बोलो वहां से जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकाले। देखते हैं रिमी के कत्ल के तार कहीं उसके उन्नाव वाले घर से तो नहीं जुड़े। सर एक पिता अपनी बेटी को सपनों की ऊंची उड़ान उड़ता हुआ देखना चाहता था, लेकिन आज उसकी तस्वीर के सामने बेबस और लाचार खड़ा हुआ है। कभी खुद पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे इंद्रजीत गुप्ता आज अपनी बेटी को ही न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बोला था ना मुझे अभी फोन मत करना, मैं खुद से करूँगी। सर हम कौन सी नई बात बताए अब आपको? जो कुछ भी हमें मालूम था सब तो बता दिया। फिर भी कोई ऐसी बात जो आप लोग बताना भूल गए हो? कुछ भी, कोई भी छोटी बड़ी बात रिमी से जुड़ी हुई? सर, आदित्य हमारे लैंडलॉर्ड का बेटा अक्सर अजीब हरकतें किया करता था। पहले हमने इस बारे में कभी ध्यान से सोचा नहीं, लेकिन अब सोचते हैं तो लगता है कि अब क्या लगता है? ऐसा लगता है कि रिमी के लिए उसके अंदर एक जुनून और एक दीवानापन था। अरे डिम्पी, तू कब आई कॉलेज से? रिमी कहाँ है? ये लोग कौन? हमारे पापा अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। अब हम क्या बताएं साहब कि हमारा बेटा आदित्य कहाँ चला गया।
पुलिस में भी कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पा रही। चला गया मतलब? आदित्य बेटा, यहाँ कहाँ बैठा है? अरे मैं तुझे पागलों की तरह कहाँ ढूंढ रहा हूँ। चल चल घर चल। नहीं, हमको घर नहीं आना। क्यों? क्या हुआ? हमको डर लगता है। ओह, हम भी जल गए तो? नहीं, हम भी आएंगे। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं, हमको नहीं आना, हमको घर नहीं आना। नहीं नहीं, हमको घर नहीं आना। नहीं आदित्य, पता नहीं साहब, पूरा 1 महीना हो गया, पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप ने खुद ही अपने बेटे आदित्य को कहीं छुपा दिया ताकि हमसे बचा सके उसे? ऐसा लगता तो नहीं है सर। 1 महीने पहले पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई थी उसने। आदित्य के पीछे खबरों को लगाओ। जी सर, मैंने इंद्रजीत की फैमिली के सभी मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए भी कह दिया। हो सकता है सर कोई पारिवारिक दुश्मनी का मामला हो, जवान लड़की थी, कोई प्यार व्यार का चक्कर हो। रिमी का कत्ल हनुमान नगर में हुआ, जहां पर वो किराए पर रहती थी। उस वक्त उसके पेरेंट्स उन्नाव में थे। रिमी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और आजकल के बच्चे अपनी पर्सनल बातें अपने फैमिली मेम्बर्स की बजाय अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन पिछली टीम ने ना तो रिमी के किसी दोस्त के बारे में, ना टीचर के बारे में, और ना ही कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और मुझे लगता है कि तहकीकात का सबसे बड़ा लूप होल यही है। रिमी पूरे कॉलेज में बहुत फेमस लड़की थी, और मैकेनिक्स में अकेली लड़की थी वो। स्टार्टिंग में सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर जब हमारा प्रोजेक्ट मार्स लैंडर रिसर्च के लिए फाइनल हुआ, तब सबकी बोलती बंद हो गई। मुकुंद, क्या कॉलेज में कोई ऐसा है जो रिमी की सक्सेस से जलता था? सर, रघु। रघु रिमी से बहुत नाराज था। पहले वो भी हमारी टीम में था। मुकुंद, रघु हमें धोखा दे रहा है। उसने प्रोजेक्ट सबमिट भी कर दिया, लेकिन हमारा नाम ही नहीं दिया है। What? हाँ सर, हमने तुरंत एचओडी को कंप्लेंट कर दी। फिर उसके बाद हमारे मेल्स और रिसर्च दिखाए उनको। टीचर्स ने तो हमारे ग्रुप से निकाला और फिर सस्पेंड कर दिया। सर, रघु काफ़ी गुस्से लड़का है। जब हमारी टीम को फर्स्ट प्राइज मिला, वो भौंकला गया, और उसने रिमी को धमकी भी दी। इसका बदला हम जरूर लेंगे। बहुत जले, अब तुमको भी जलाएंगे। पहले तुम्हारे गुरूर को तोड़ेंगे और फिर तुम्हें। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर, वो रिमी की डेथ की वजह से हम लोग बहुत शौक में थे सर। रहता कहाँ है रघु? माना कि हम रिमी से गुस्सा थे, हमने उसे धमकाया भी था, लेकिन हमारा यकीन कीजिए सर, हमने रिमी को नहीं मारा। सिर्फ धमकाया? हम भी तड़पे हैं, अब तुमको भी तड़पाएंगे। नहीं सर, हमने रिमी को नहीं मारा है सर। सर, हमारा यकीन कीजिए सर, हमने रिमी को नहीं मारा है। नहीं मारा है सर हमने। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, ये रिमी की बड़ी बहन डिम्पी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। सुना है सर कि इन दोनों बहनों के बीच काफ़ी अनबन रहती थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस रात रिमी का मर्डर हुआ था, उस रात ये रिमी के घर को छोड़कर अपने घर चली आई थी, और इसको छोड़ने के लिए कोई लड़का आया था। डिम्पी को छोड़ने को लड़का आया था? ये खबर पक्की है? जी हाँ सर, मैंने 2-3 पड़ोसी से कंफर्म किया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। डिम्पी, झूठ मत बोलना। कत्ल की रात तुम किस लड़के के साथ थे? सब हम किसी लड़के के साथ नहीं थे। हम तो सीधा कानपुर से बस लेके अपने घर आए हैं। लगता है तुम्हें भी अपने पापा की तरह भूलने की आदत हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा झूठ बोलोगी उतना ज्यादा फंसोगी। सर, हम उस रात अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ थे। कानपुर से कितने बजे निकले? शाम को 7 बजे। घर कितने बजे पहुंचे? करीबन 12 बजे। तुम्हारी बहन रिमी का कत्ल हुआ 9 से 11 के बीच। इस बीच कहाँ थे? वो
नील का जन्मदिन था, हम उसी के साथ थे। सर उस रात हमारा जन्मदिन था, तो मैंने और डिम्पी ने डिसाइड किया कि हम दोनों मेरे घर पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से डिम्पी को उसके घर उन्नाव छोड़ दूंगा। इस नील के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, देखते हैं इसकी बात में कितनी सच्चाई है। सर क्या आपको लगता है कि रिमी की मौत की जिम्मेदार उसकी बहन डिम्पी है? खून के रिश्ते कितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन नफरत और जलन किया किसी भी रिश्ते को जलाकर खाक कर देती। निप्पी ने हमारे सामने आदित्य का नाम दिया। हो सकता है उसने खुद से और अपने बॉयफ्रेंड नील से ध्यान हटाने के लिए किया। तो रिमी की मौत की वजह डिम्पी की जलन, बात कुछ और है। पंकज और गोविंद पिछली टीम के ये प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन इन दोनों का नाम भी डिम्पी ने लिया था। उठाओ इन दोनों। तुम्हारी वजह से हमें यहाँ बार बार लाया जा रहा है। हमें भी पता है तुम हमें दोस्त दोस्त बोल कर ना हमारे आगे पीछे काहे घूमते हो, समझे? अब ज्यादा जबान चलाई ना तो उखाड़ के जेब में डाल देंगे। क्या बोले बे? क्या करोगे बे? अबे एक तो गलती तुम करो, सदा हम भुगते हैं। हाँ सब तुम्हारी ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ कि रिमी को क्यों मारा? सर हम इतने महीने से एक ही बात कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने इस सब में कुछ भी नहीं किया। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम लोगों को तब तक चैन की सांस नहीं मिलेगी जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। इसलिए सोचो, अच्छी तरह से सोचो। सर एक लंबा सा लड़का था जिसका रिमी के घर पे आना जाना लगा रहता था हमेशा, और सर जिस दिन ये सब कुछ उस दिन शाम को भी आया था वो। कौन था वो लड़का? सर हमें पता नहीं, लेकिन हमने ये बात पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं सर, मैं उसकी स्केच नहीं बनवा सकता। मैं उससे काफ़ी दूरी पे खड़ा था और उसका पीठ था मेरी तरफ, लेकिन सर वो लंबा था और उसके पास एक AKS ब्रांड की बाइक थी। संदिग्धों की लंबी लिस्ट में एक और व्यक्ति शामिल हो गया था, जिसका ना तो कोई नाम था और ना ही कोई चेहरा, लेकिन पुलिस पूरी शिद्दत के साथ हर नए उभरते एंगल को टटोल रही थी। एक तरफ पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ रिमी के परिवार वाले धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। पापा थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं खाना है हमें। तुम अगर रिमी को अकेला नहीं छोड़ के आती तो आज ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसे आके उस लड़के के साथ आवारागर्दी जो करनी थी, छोड़ा ये हमारी रिमी को अकेला। इसी की वजह से हुआ है सब कुछ, इसी की वजह से। वो खाना खिला रही है हमें। डम डेटा से कंफर्म हो गया, रिमी का जिस रात को कत्ल हुआ उसी रात रिमी के मोहल्ले में नईम सरफराज नाम के लड़के का फोन एक्टिव था। नईम सरफराज ये रिमी का दोस्त है ना? हाँ सर, हम उस शाम रिमी के घर गए थे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने, उसका कैंपस सिलेक्शन जो हो गया था। रिमी के तो और भी बहुत दोस्त थे, तो सिर्फ तू ही क्यों गया? सर हम और रिमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नईम, क्या हुआ? मिठाई लाए हो? क्या बात है? किसी मिठाई की शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर ली है? बताते हैं, पहले अंदर तो आने दो। अरे अब बताओ भी। सबसे पहले तो ये मुंह मीठा करो। तो केविन, बात ये है जो हमारी मोहतरमा है मिस रिमी गुप्ता, उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया है, वो भी एक मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। क्या? Oh my God, I'm so happy. थैंक यू बताने के लिए। चलो अभी तुम जाओ। सुन बे हीरो, अगर तू और झूठ बोलेगा ना तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अब सच बोलेगा या हम सच बुलवाएं? सर हम सच कह रहे हैं। भाजी ले लो, सब्जी ले लो।
बहन जी, हमारे बेटे को काम पे रख लो ना। नहीं नहीं, अब मुझे किसी भी काम की जरूरत नहीं है। रख लो बहन जी, पैसे की बहुत जरूरी है। सब ऐसे ही बोलते हैं। मेरे सामने बैठ के रोता था राजू, देखो क्या हुआ, 2 महीने का एडवांस लेकर भाग गया। अरे सीता दीदी, तुम्हें भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है, ये बात मैं नहीं मान सकती। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मुझे कोई नहीं बना सकता है, पर ये राजू बड़ा ही चालाक निकला। कौन है ये महान हस्ती? जरा मुझे भी दर्शन कराओ उस राजू के। अरे 8-10 महीने पहले रहने आती ना, तो उस कमीने राजू के दर्शन करा देती मैं तुमको। मतलब 8-10 महीने पहले वो भाग गया? नहीं नहीं, ये कोई 6-7 महीने पहले चला गया था। बड़ा ही लड़कीबाज था। ए राजू, कहाँ जा रहा है? काम नहीं करना? भले ही दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन धीरज, फिर भी इस लीड को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस आदमी के बारे में हमें और कुछ नहीं पता है। ना कोई नंबर है, ना कोई एड्रेस है। डमडेटा के डिटेल्स में भी किसी भी प्रोफाइल से मैच नहीं करता। मोहल्ले के सब्जी वाले के अलावा किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। प्रतिमा, तुम श्योर हो वो सब्जी वाली सच बोल रही है? सर, इतने नामों को हमने टटोला, इस आदमी को भी टटोल कर देख लेते हैं। एक काम करो, कत्ल के 7 दिन पहले का डमडाटा निकालो, उसमें जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारे प्रोफाइल से स्केच मैच करो, शायद कुछ मिल जाए। और मोहल्ले में भी सबको ये स्केच दिखाओ, शायद कोई क्लू मिले। सर, राजू से मिलता जुलता एक आदमी मुंबई के सीसीटीवी में चोरी करता हुआ कैप्चर हुआ है। मुंबई पुलिस ने इसके साथी को तो पकड़ा, पर यह भाग गया। मुमकिन है यही शख्स रिमी का कातिल हो। हमें मुंबई चलना होगा। ये उस चोरी का सीसीटीवी फुटेज बहुत ही ग्रेनी है, पर शायद आपके काम आ जाए। और एक बात, आप जिसे राजू कह रहे हैं उसका असली नाम योगेंद्र है। उसी का साथी गौतम ने हमें खुद बताया। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं साहब, और योगेंद्र हमसे कुछ महीनों पहले कानपुर के स्टेशन पे मिला था। और योगेंद्र बालीपुरवा देवरिया का रहने वाला है, और उसी के आसपास हमारा गांव भी पड़ता है, तो इसी बात पे दोस्ती हो गई। और योगेंद्र ही हमको मुंबई लाया था, चोरी का प्लान बनाया था। खुद तो पूरा माल लेके फरार हो गया और हम फंस गए यहाँ। बालीपुरवा में कहाँ रहता है? एड्रेस मालूम है उसका? नहीं साहब, ना हमने कभी पूछा और ना कभी उसने बताया। सर, यहाँ बालीपुरा में पता किया तो पता चला कि स्केच में मिले हुए आदमी का नाम व्यास साहू है, लेकिन इसने 3 साल पहले इस गांव को छोड़ दिया था। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। कहते हैं व्यास एक नाजायज़ औलाद है, और इसी वजह से इसका बाप इसकी माँ को बहुत पीटता था। व्यास ने बचपन में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। लेकिन सर, व्यास की माँ मालती का कहना है कि वो पिछले कई सालों से इसके टच में नहीं है। व्यास की माँ मालती का कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है वो हमसे झूठ बोल रही है। ओके सर। सर, व्यास की माँ मालती को लखनऊ से एक नंबर से 3 बार कॉल आया है। ये खबर पढ़ो। 2 दिन पहले लखनऊ में स्वाति नाम की लड़की का रेप किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिमी का हुआ। पहले रेप, फिर जलाया गया, और जलाने के बाद रेपिस्ट लड़की के कपड़े अपने साथ में ले गए। यानी कि योगेंद्र उर्फ राजू उर्फ व्यास शायद इस वक्त लखनऊ में? करेक्ट। लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करो, इससे पहले वो वहाँ से फरार हो। हमें से पकड़ना। सर, जिस नंबर से व्यास की माँ को कॉल आ रहे थे वो आपके एरिया में ही एक्टिव है। व्यास साहू आपके आसपास ही है। सर, वो आ रहा है।
इधर आ। अरे आना। रुक। उधर। राजू उर्फ योगेंद्र उर्फ व्यास साहू, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को तड़पाने का, अब तू तड़पेगा। क्या बिगाड़ा था उन लड़के ने तेरा? क्यों मारा उन्हें? पता नहीं साहब, हमको मजा आता था। हम सोचे कि सब लोग अपने मन का करते हैं तो हम भी करेंगे, इसीलिए किया सब। रिमी, उसे क्यों मारा और कैसे मारा? वो पसंद आ गई थी साहब हमको। एक दिन हम उस लड़की के घर के बाहर खड़े थे, हमने देखा कि उसकी बहन सामान लेके बाहर जा रही थी। चले गए साहब उसके घर में। कौन है? तहकीकात कर रही थी साहब, तो हम कुछ दिन के बाद की ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंच गए। तो कानपुर स्टेशन पे हमारी मुलाकात हुई गौतम से। हम दोनों ने मिलकर खूब चोरियां की साहब। तो जो कीमती सामान चुराता था उसका क्या करता था? वो तो हम लोकल चोर बाजार में बेच देते थे साहब। और वो लड़कियों के कपड़े वो क्यों चुराता था? खुशबू आती थी साहब, हमारे शिकार की खुशबू। लड़कियों के कपड़े ओढ़ के सोने का मजा ही अलग है साहब। अब तुझे मजे हम दिलाएं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। व्यास से आगे पूछताछ करने पर पुलिस को कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली। व्यास ने अलग अलग शहरों में 10 लड़कियों का बलात्कार और कत्ल किया था। उसके घर से तकरीबन 200 लड़कियों की ड्रेसेस बरामद हुई। व्यास की मानसिक स्थिति की भी जांच करवाई जा रही है। आदित्य के पास रिमी का फोन कहां से आया, यह भी एक राज बना हुआ था। पुलिस का अनुमान था कि शायद भागते वक्त कातिल के हाथों से फोन गिर गया होगा और आदित्य ने आदतवश उसे उठा लिया होगा। रिमी जैसी होनहार लड़की के साथ जो हुआ वो काफी अफसोसजनक है। एक समाज की प्रगति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और महिलाओं को एक महफूज माहौल मुहैया कराना समाज का दायित्व है। अगर आज के दौर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरास, अलर्ट सिक्योरिटी स्टाफ और डे नाइट पेट्रोलिंग, ये सभी चीजें क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर काबू पाने के लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकती हैं। हर राज्य, हर जिले, हर गांव, हर शहर की पुलिस को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश की महिलाएं डर और दहशत के माहौल से परे आत्मविश्वास की जिंदगी जी पाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। हेलो पुलिस स्टेशन। तो साहब मैंने आपको फोन किया था, 2 नंबर के लिए जा रहा था तो ये देखा। यहाँ आसपास किसी की मौत हुई है क्या? नहीं साहब। ये दहसंस का यही होता है? नहीं साहब, दहसंस का यहाँ नहीं होता, यमुना नदी के पास होता है। निशा, ये 100% क्राइम छुपाने की कोशिश की गई है। तो देख के लगता है कि जलाए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। और एक नहीं, यहाँ 2 बॉडीज को जलाया गया। देखो सर, कोई 2 बॉडीज को एक चिता पे क्यों जलाएगा? क्योंकि यहाँ चिता नहीं, 2 बॉडीज को डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। सर मोबाइल फोन पूरी तरह जल चुका है। एक काम करो बेटा, मोबाइल फोन को फोरेंसिक के लिए भेजो। देखो कुछ डेटा रिकवर होता है क्या? सर। हाँ, इन हड्डियों का डीएनए प्रोफाइलिंग करवाओ। और एक चीज़ और पता करो, इन 2 लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कहीं से तो लाई गई होंगी या खरीदी गई होंगी। पता करो कहाँ से। जी सर, और आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करता हूँ कोई मिसिंग कंप्लेंट्स है क्या। उन मिसिंग केसेस के फैमिली मेंबर के डीएनए से इनका डीएनए मैच करके देखो, शायद इनकी पहचान हो सके। सर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सोच एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर के इंसान, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और इंसान की सोच उसके आसपास के माहौल, उसके समाज, उसके संस्कार और उसकी पढ़ाई लिखाई से या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप लेती है। और एक अपराध को अंजाम देने की हिम्मत भी एक सोच से ही आती है। और यह भी एक सोच का ही नतीजा था कि रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच 2 लोगों को जला दिया गया। एक चिता पर 2 लोगों का दाह संस्कार। सती प्रथा के अलावा ऐसी बात पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। बात एकदम साफ थी, ये तस्वीर थी एक भयानक अपराध की। आखिर कौन थे ये लोग? कौन था इनका मुजरिम? और इन लाशों को जलाने के पीछे का मकसद क्या था? सर, ये मेरी बेटी प्रियंका कल रात से घर से गायब है, अब तक नहीं लौटी। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, ये मेरी पत्नी है प्रतिभा। जी, मैं प्रियंका का मामा सुरेश। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ जा सकती है आपकी बेटी? सर, प्रियंका खुद से कहीं नहीं गई है सर। मतलब? देखिए, जो भी बात है साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जीजा जी, दीदी आप लोग बताते क्यों नहीं है कि आपके चेहरे पे ये चोट, ये निशान कैसे आया है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं, साफ साफ बताइए बात क्या है। सर, ये लोग डर रहे हैं, अपनी बदनामी से डर रहे हैं। दरअसल प्रियंका को किडनैप किया गया है सर। किडनैप किया गया है? जब तक आप हमें डिटेल में नहीं बताएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दीदी, जीजा जी आप लोग बताइए ना, आखिर आप लोग के सामने ही तो उसे किडनैप किया गया था ना। सर, कल शाम हम दोनों घर पे चाय पीते हुए बैठे थे, तब कौन हो तुम? अरे प्रियंका कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जाओ यहाँ से। प्रियंका, उसकी शादी होने वाली है। मुझे पता है तुम प्रवीण हो, छोड़ दो उसे।
इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्म तक वो मेरी है। रवि, बाबा, उठ, उठ, उठ। बाबा सही कहते थे, तुम बिल्कुल मेरे लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अभी पुलिस को फोन। क्या कर रहे हो? प्रवीण छोड़ो! प्रवीण छोड़ो! प्रवीण छोड़ो! प्रियंका! प्रियंका! अभी तो जा रहे हैं हम, शादी के बाद लौटेंगे आशीर्वाद लेने के लिए। तब तक आप लोग अपना मन बना लीजिए और हमको अपना दामाद मान लीजिए। हम रात भर उसी हालत में पड़े रहे। सर रात को मैंने दीदी और जीजा जी दोनों को फोन लगाया, दोनों लोग का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। प्रियंका को फोन किया, उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर गया तो मैंने देखा कि जीजा जी क्या हुआ? दीदी दीदी किसने किया? अरे किसने किया ये सब? प्रियंका कहाँ है? उसके बाद सर मैंने इन लोगों को कन्विंस किया कि चल के पुलिस कंप्लेंट करें। वो लड़का है कौन? सर प्रवीण वर्मा नाम है उसका। सर सोशल मीडिया पर उसकी फोटो है सर। ये आप लोग पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं वो मंकी कैप वाला लड़का यही था? कहाँ से? प्रियंका के कॉलेज में एडमिशन के बाद से इस प्रवीण ने उसका जीना हराम कर दिया। एडमिशन है, चल इसकी रैगिंग लेते। ये चिरकुट चल पीछे, तू जाएगा रैगिंग लेने, मैं जाऊंगा रैगिंग लेने। ये रैगिंग लेने लायक नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? प्रियंका सिंह। ए सब लोग सुनो रे, इधर इधर ये रहो, इधर फोन कट, इधर आ। अरे इधर आओ ना, शर्माओ मत, मैं मिलवा रहा हूं सबसे। ये प्रियंका सिंह हैं, तुम्हारे भाई प्रवीण वर्मा की गर्लफ्रेंड। पहले तो उस लड़के ने जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और फिर धीरे धीरे उससे अपने झूठे प्यार में फंसा लिया सर। प्रियंका तुमसे मैं अभी जो भी कहूं उस बात को बहुत ही सीरियसली लेना। देखो जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा। ये देखो, प्रियंका प्रियंका तू उस लफंगे के साथ? तो अंदर से तुझे बताता हूं मैं, चल अंदर। अब तो तुम्हारा इस गली में नजर भी आया तो तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगा। प्रवीण वर्मा की कोई हड्डियां तोड़वाए इस पूरे आगरा में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। ये ऐसे कैसे बात कर रहा तू? आप प्रियंका के पापा हैं, उसकी देखभाल कीजिए। अगर उसे एक भी खरोंच आई ना तो आप सबको इतनी खरोंचे दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तू हमें सिखाएगा कि हमें प्रियंका को किस तरह रखना है? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे लोगों को, भोली भाली लड़कियों को पहले फंसाते हो फिर उनके साथ। प्यार करता हूं मैं प्रियंका से, शादी करना चाहता हूं। अब आप लोग को बता दिया ना, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो दामाद समझकर हक से मांग लेना। चलते हैं, पाई लग। तुम्हें क्या
क्या लगता है बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन हैं? पूछ लो अपनी माँ और मामा से बेटा। अगर इस दुनिया में हमें किसी की सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो तुम्हारी है। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मेरी शादी प्रवीण से करवा दो। कैसे करवा दो प्रियंका? वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके बारे में पता नहीं किया? तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें भी उस बदमाश प्रवीण की सच्चाई पता चल जाएगी। आओ मेरे साथ, चलो अभी बता दो। चलो, इसे पहचानती हो ना? हाँ, ये तो मेरी कॉलेज का है, सुधीर। सुधीर, जो कुछ तुमने मुझे प्रवीण के बारे में बताया था, इसे बताओ। अंकल, मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आने चाहिए। नहीं आएगा बेटा, डरो मत, बताओ इसे। प्रियंका, प्रवीण बहुत गंदा लड़का है, उसका 3-4 लड़कियों के साथ हमेशा अफेयर रहता है। नहीं मान रही हो तुम? सुधीर, इसे वो फोटो बताओ जो तुमने मुझे दिखाई थी। देख ली प्रवीण की सच्चाई? हो गया विश्वास? अब तो जो मैं कहूंगा वो मानोगी ना तुम? कृष्णा, बैठे रहो, वो खोलो। देखो भाई, एंगेजमेंट तो हमें बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ी, तैयारी करने का, सजावट करने का मौका ही नहीं मिला। पर तुम लोग की शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल कृष्ण बेटा, शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी। एक काम करो ना, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद अपने परिवार और दोस्तों को लेकर अग्रसेन हॉल्स ठीक 8 बजे पहुंच जाना, ठीक है? जी। प्रियंका के एंगेजमेंट के बाद हम सब बहुत रिलैक्स थे सर। हमने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन 3 दिन बाद ही वो बदमाश प्रवीण मेरी बेटी को किडनैप करके चला गया। आप लोगों ने प्रवीण के घर पे चेक किया? हमें उसका घर नहीं मालूम सर। कोई कांटेक्ट नंबर, कोई मोबाइल नंबर कुछ तो होगा आप लोगों के पास? नहीं पता सर। मैंने उसके दोस्त लोकेश और सतीश से भी पूछा, उन्होंने कहा कि प्रवीण ने घर बदल दिया है और उसका फोन भी बंद मिल रहा है। आप एक काम कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स प्रियंका के बारे में और अपने बारे में इन्हें दे दीजिए। और हाँ, अगर किडनैपर का कोई कॉल आता है तो हमें तुरंत बताइएगा। प्रियंका को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले इस प्रवीण वर्मा के बारे में पता करो। प्रवीण वर्मा, प्रियंका सिंह, दोनों की फोटोग्राफ हाईवे पुलिस और आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। सर मुझे लगता है कि ये प्रवीण वर्मा अपने घर में ही छुपा हो। तो इसका घर का पता कॉलेज में जरूर होगा। ये कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से अरेस्ट करो। मिश्रा, इससे पहले कि ये केस मीडिया के हाथ लगे, हमें जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना होगा। सर बेटा तुम जाओ, मैं तुमको कॉल करता हूँ। जरा सुनिए, बाबू खाली हो गए। माँ जी वो तो कब का चले गए? चले गए? हाँ। मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कब चले गए, कहाँ चले गए? कहाँ गए हो तो मुझे नहीं मालूम। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए। मैं सब समझती हूँ, तुम सब मुझे जानकर परेशान कर रहे हो ना। मैं पिछले 3 दिन से रोज यहाँ आके बैठती, लेकिन कोई मुझे मेरे बेटे राजकुमार के बारे में कुछ बताता क्यों नहीं? माँ जी आपके बेटे के बारे में कोई नहीं बता सकता, वो सुनील ही जानता है। एक काम कीजिए, सुनील 10 बजे आ रहा है, आप 10 बजे के पहले आ जाइए, डायरेक्टली उनसे मिल लीजिए। मैं ना मिलूंगी, ना बात करूंगी, ना कुछ पूछूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को सब बताऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सर ये रहा प्रवीण का नया एड्रेस। एक बात बताओ, ये प्रवीण प्रियंका को किडनैप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। वो प्रियंका को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो प्रियंका से बहुत प्यार करता है सर। इस प्रवीण का प्रियंका के अलावा किसी और के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर? सर प्रियंका के मिलने के पहले प्रवीण अलग ही लड़का था, बहुत सारे अफेयर्स थे उसके। सर जब से प्रियंका उसकी लाइफ में आई थी ना, तब से प्रवीण बस प्रियंका 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 ही करता रहता था सर। और हाँ सर, प्रवीण अपने पापा से परेशान था। उसका और प्रियंका का मिलना जुलना उसके पापा को पसंद नहीं था। कड़वा होता है। अरे शक्कर मिला इसमें? कुछ नहीं होता। एक बार में हाँ। हमारे ग्रुप में शामिल हो गई है अब। बहुत गाइस डांस करते हैं। म्यूजिक एक मिनट मैं लगाता हूँ। आजा स्पीकर रखा था नहीं यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ थोड़ा रोमांटिक।
बस दारू और लड़कीबाजी करते रहो तुम। और लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपना घर परिवार छोड़ के ये 3 जवान लड़कों के साथ तुम दारू पी रही हो? तुम्हारे घर वाले कुछ पूछते नहीं है तुम्हें? पापा प्लीज, ये प्रियंका है हमारी दोस्त, और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? अगर इसके अच्छे लक्षण होते ना तो तुम्हें सही रास्ते पर लाती, खुद एंट्रेंस एग्जाम देती और तुम्हारे लिए प्रेरणा बनती। नालायक। पापा, अगर आप प्रियंका की इज्जत नहीं करोगे तो जब ये बहू बन के इस घर में आएगी तो फिर आपकी इज्जत कैसे करेगी? ये लफंगी हमारे खानदान की बहू बनेगी। इसे हमारे खानदान की बहू बनाने से पहले मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। ठीक है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि बाप बेटा दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। बेटा लड़की से प्यार करता है और बाप उस लड़की से नफरत। सर, अक्सर देखा जाएगा तो बाप अपने बेटे के प्यार में घुटने टेक देता है, मगर बेटी हो तो बात अलग है। मिश्रा, एक काम करो, प्रवीण के घर जाओ, पता करो वहां प्रियंका है या नहीं। सर। प्रवीण वर्मा? हाँ, वो मेरा बेटा है। क्यों? कहाँ छुपा के रखा है उसे? सिंह घर की तरह चलो। रुकिए सर, मेरी बात सुनिए सर। क्या हुआ क्या है? लेकिन उसने प्रियंका सिंह को किडनैप किया है। क्या बात कर रहे हैं सर? कल रात 10 बजे से वो खुद गायब है। गायब नहीं, फरार है, वो भी प्रियंका सिंह को साथ लेकर। फरार? सर, तो उसने मुझे बताया होता ना। 18 घंटे से उससे बातचीत नहीं हुई है सर। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिंह, पुलिस स्टेशन लेके चलो। माजी रुकिए। कहाँ जा रही हैं? मैं सुनील प्रसाद। माफ कीजिए, मेरे आदमी ने आपको परेशान किया। मेरे बेटा राज। मैं सब बताता हूँ, बैठिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ बैठिए। सर, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैं तो खुद अपने बेटे को लेके परेशान हूँ। कितने घंटे हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। पता होगा भी तो भी थोड़ा ना बताएंगे आप। आखिर बेटे का सवाल जो ठहरा। वैसे एक बात बता दूं आपको, किसी अपराधी को संरक्षण देना भी एक तरह का अपराध ही है। क्या बोल रहे हैं सर आप? सबसे पहले तो आप मेरे बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखिए। अच्छा, अब थाने में आके आपको अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी याद आ गई। अब तक क्यों नहीं लिखवाई थी आप? आप ही लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटा राह देखनी चाहिए। मैं 24 घंटे कंप्लीट होने की राह देख रहा था। हेलो, ठीक है, मैं आता हूँ। सर, एक मिनट। जंगल में जिन 2 लाशों के अवशेष मिले थे, उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक बॉडी मेल है, एक फीमेल। तो मतलब फीमेल प्रियंका सिंह और मेल प्रवीण वर्मा हो सकते हैं। दीपेंद्र जी, आज सुबह जंगल से हमें 2 जली हुई लाशों के अवशेष मिले, जिसमें एक मेल है, एक फीमेल। हमें शक है कि वो प्रियंका और प्रवीण की ही बॉडी। क्या बात कर रहे हैं सर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका को और मेरे बेटे को मारकर किसी ने जला दिया? किसी ने नहीं, आपने। क्योंकि आपको प्रियंका पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी तो क्या हुआ सर? मैं उसे मार डालूंगा सर। मैं अपने बेटे को मार डालूंगा। क्या अनाप शनाप बक रहे हैं सर आप? अनाप शनाप नहीं, बात बड़ी सिंपल है। जब आपका बेटा प्रवीण प्रियंका को अगवा करके घर लेके आया तो आपको गुस्सा आया, उन दोनों को आपने मार डाला, और अब हमारे यहाँ आकर अपने बेटे के गायब होने का नाटक कर रहे हैं। कल रात कहाँ थे आप? घर पर था। आप जंगल में नहीं गए थे? नहीं, गया था, लेकिन किसी ने मुझे करीबन 3 बजे फोन करके वहां बुलाया था। हेलो। दीपेंद्र वर्मा, तुम्हारी जान बसती है तुम्हारे बेटे प्रवीण वर्मा में, और उसकी जान बसती है प्रियंका सिंह में। सही कहा ना मैंने? कौन बोल रहा है? क्या चाहते क्या हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो और चुपचाप सिकंदरा के जंगल में आ जाओ, वहीं सब पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो। मैं 4:30 बजे तक वहां था। मुझे लगा प्रियंका के साथ वहां मुझे प्रवीण भी मिलेगा, लेकिन प्रियंका प्रवीण तो क्या, वहां कोई इंसान भी नहीं दिखा मुझे। फिर तो आपको वहां कोई जलती हुई चिता भी नजर नहीं आई होगी। चिता? हाँ, दूर कुछ जल तो रहा था। मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि
मेरे बेटे को उस चिता में किसी ने जला दिया? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है, क्योंकि आपको लगा कि पुलिस आपके मोबाइल के लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए आप हमारे सामने खड़े होकर ये फोन का नाटक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये आप मेरे मोबाइल में कॉल लॉग में देख लीजिए, नंबर, ड्यूरेशन, टाइम सब होगा इसमें। मिश्रा, इस नंबर की डिटेल निकलवाओ। सर मैं कहता रहा मेरे बेटे को कि दूर रहे। जब से ये लड़की प्रियंका मेरे बेटे के जीवन में आई है ना, उसके जीवन में ग्रहण लग गया है सर। कहना क्या चाहते हैं आप? सर मैं आपको प्रियंका की पूरी कहानी सुनाता हूँ। चला था ना, यही था उसमें। उसके बाद फिर क्या बोलता है वो कुछ बोलता है ना, क्या था उसका? तुम प्रवीण वर्मा हो? हाँ जी। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो? हाँ, कुछ काम था आपको? वो क्या है ना, मुझे बाहर कुछ सीनियर्स मिल गए थे और उन्होंने चैलेंज किया था तुमको किस करने का। बाय। क्या कर गई? लाइव मर गई तो। आपके कॉलेज में रैगिंग होती है प्रिंसिपल साहब, और रैगिंग में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को किस करने को कहा जाता है। आप ही बताइए, ऐसे माहौल में मेरी बेटी सेफ कैसे रह सकती है? ये क्या हो रहा है? परवीन सच सच बताओ कि ये सच है? आई एम सॉरी सर। सर मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन सर मैं इसके लिए अंकल से और प्रियंका से माफी मांग चुका हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? मुझे एक्शन चाहिए सर। अब अभी कभी इस लड़के को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए, वरना मैं प्रेस में जाऊंगा सर। और आप जानते नहीं आगरा शहर में मेरी कितनी पहचान है। सिंह साहब आप शांत हो जाइए, मैं एक्शन लेता हूँ। प्रवीण, तुम्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर मैं तो इसके लिए माफी मांग। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जा सकते हो तुम। मुझे ना अभी 3 दिन कॉलेज कैंपस में कहीं नहीं आना चाहिए। भाई प्रिंसिपल ने तुझे क्लास में आने से मना किया, क्लास से रेस्टिकेट किया है। कैंटीन में आके समोसे खा सकता है, टेंशन मत ले, समोसे खा ले, पकड़। अरे खा ना, इतना क्यों सोच रहा है? खा ले, कुछ नहीं होता। जो भी हो उसके लिए सॉरी। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू। कहीं ये तुम्हारी फिर से कोई नई गेम तो नहीं है? मुझे पता था तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवाया। और इस तरह उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया था सर। उसके पिताजी को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला ना, उसके पिताजी ने उसकी मंगनी, उसकी सगाई किसी और के साथ कर दी। और इस बात से नाराज होकर आपके बेटे प्रवीण ने प्रियंका को अगवा कर लिया, आपके घर ले आया। आपने उन दोनों को गुस्से में आकर मार डाला, चला डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं तो हमेशा से कहता रहा मेरे बेटे को कि दूर रहे इस लड़की से, लेकिन वो था कि पागल हुआ जा रहा था उस लड़की के प्यार में। सर उस लड़की की सगाई हो गई थी, उसके बावजूद मेरे बेटे को मिलने मेरे घर आती थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते छोड़ो। प्रियंका तुम्हारी सगाई हो गई है ना, फिर तुम प्रवीण को मिलने यहाँ क्यों आती हो? वो तो मम्मी पापा को शक ना हो इसलिए उनकी खुशी के लिए कर ली, लेकिलेकिन मैं प्यार प्रवीण से ही करती हूँ। प्रवीण, इस लड़की के लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे। देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी ये। उस लड़की ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया सर, मार डाला। ये दीपेंद्र वर्मा के बयान के बाद तो मामला और उलझ गया। दीपेंद्र वर्मा की माने तो प्रियंका गलत थी, प्रियंका के घर वालों की माने तो प्रवीण गलत था। सर दोस्तों से बातचीत में एक बात तो क्लियर हुई कि प्रियंका और प्रवीण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि प्रियंका को प्रवीण के पास्ट के बारे में पता चल गया, उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो प्रवीण ने गुस्से में आके उसे किडनैप कर दिया। तो फिर इन दोनों लाशों के जलने का मामला क्या है? दीपेंद्र वर्मा को उसी रात क्राइम स्पॉट पे आने के लिए फोन आता है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं दीपेंद्र वर्मा को ये लगा हो कि उसको मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से उसकी पोल खुल जाएगी, उससे बचने के लिए वो हमें ये कहानी सुना रहा? सर एक चांस ये भी है कि दोनों परिवारों के अलावा कोई और भी है जिसे प्रियंका और प्रवीण के रिश्ते से प्रॉब्लम हो सकता है। इस एंगल को भी खुला रखो और ये प्रियंका के मंगेतर के बारे में जानकारी निकलवाओ। जी सर। दामिनी, ये जंगल से जो हमें 2 लाशें मिली, इन दोनों का DNA टेस्ट कराओ और दोनों फैमिली से मैच करा के देखो। सर। ये दीपेंद्र और उसके बेटे दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ।
उस कॉलर की भी डिटेल्स निकलवाओ जिसने दीपेंद्र को जंगल में आने के लिए फोन किया। जी सर, और साथ साथ प्रियंका की फैमिली के सभी मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी निकलवाता हूँ। ठीक है। और एक बात, ये दीपेंद्र वर्मा को तब तक बैठा के रखो जब तक डीएनए रिपोर्ट ना आ जाए। सर। दामिनी, वो क्राइम स्पॉट से जो जला हुआ मोबाइल मिला था उससे कुछ रिकवर हुआ? नो सर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने पूरी कोशिश की पर फोन पूरी तरह से जल चुका है सर। चिताओं को जलाने के लिए बहुत सी लकड़ियों की जरूरत पड़ी होगी। ये लकड़ियां कहीं से तो आई हो, पता करो ये लकड़ियां कहाँ से खरीदी गई हैं। अगर इसका भी पता चल जाता है तो इस केस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। राइट सर। एक चिता पर एक लड़की और एक लड़के के जले हुए स्केलेटन्स का मिलना और एक प्रेमी जोड़े का गायब हो जाना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड थी? प्रियंका और प्रवीण दोनों के ही परिवार वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन दोनों के ही बयान सस्पिशियस नजर आ रहे थे। एक तरफ पुलिस के सामने इन स्केलेटन्स को पहचानने की चुनौती थी और वहीं दूसरी तरफ प्रवीण और प्रियंका के रिश्ते की सच्चाई का पता लगाना था। इसके लिए पुलिस ने प्रवीण और प्रियंका के कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके दोस्तों से पूछताछ की। इस कहानी में एक किरदार और था जिसकी पहचान अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई थी, और वो था एक बाइक सवार जो इस केस की कार्यवाही पर नजर रख रहा था। लेकिन कौन था और उसका इस केस से क्या कनेक्शन था? मिश्रा, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो फीमेल बॉडी का जो डीएनए टेस्ट हमने करवाया था उसका डीएनए प्रियंका की फैमिली से मैच करता है। इसका मतलब वो फीमेल बॉडी प्रियंका की है। जी सर, लेकिन मेल बॉडी का डीएनए दीपेंद्र से मैच नहीं करता। मतलब वो बॉडी प्रवीण वर्मा की नहीं। तो फिर किसकी है वो बॉडी? सर, मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्रवीण वर्मा की सोची समझी साजिश है। उसने प्रियंका की बॉडी के साथ किसी और बॉडी को जला ताकि वो हमें गुमराह कर सके कि वो दोनों बॉडीज प्रियंका और प्रवीण की थी। सर, ये प्रियंका और प्रियंका की फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। और सर, ये प्रवीण के पिताजी दीपेंद्र की। कुछ सस्पिशियस मिला इन दोनों में? सर, बाकी के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है सबके। सर, और प्रियंका की आखिरी बातचीत 19 तारीख को रात 10 बजे प्रवीण से हुई थी। सर, उसके बाद से दोनों के फोन स्विच ऑफ है। दामिनी, पता करो जब प्रियंका की आखिरी बार बात प्रवीण से हुई तो उन दोनों के फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी? सर, दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके अपने अपने घर की थी। यानी कि प्रवीण जब प्रियंका को अगवा करने के लिए गया तो हो सकता है वो अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने घर पे ही छोड़ गया हो। सर, एक और बात, सर, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मैंने हाईलाइट किया है। सर, ये नंबर। सर, इस नंबर पे प्रियंका की काफी बार बातचीत हुई पर कॉल की ड्यूरेशन काफी कम थी। किसका नंबर है? सर, गुलशन शर्मा। सर, मोबाइल कंपनी से मैंने इसके बारे में पता किया। इसका फोन अभी तो स्विच ऑफ आ रहा है और जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी फेक है। सर, मोबाइल कंपनी से मैंने इसकी फोटो मंगवा ली। सही है दामिनी, सर। पता करो ये गुलशन शर्मा कौन है और इसका प्रियंका से क्या लेना देना है। और हाँ, वो प्रियंका की बॉडी के अवशेष प्रियंका के घर वालों को हैंड ओवर कर दो। सर। क्या है? कब से देख रहा हूँ पीछा कर रहा है। क्या कर रहा तू?
प्रतिभा जी, आपको क्या लगता है आपके भाई सुरेश सिंह को किसने मारा हो? वो कैसे बता सकते हैं? सुरेंद्र जी, क्या ये काम प्रवीण वर्मा का हो सकता है? हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। वो लफंगा कुछ भी कर सकता है सर। इससे पहले कि वो हम दोनों को भी मार, आप उसे पकड़ लो सर, उसे पकड़ लो प्लीज। बेटा, कहाँ चला गया था तू? इन लोगों को बता दे, तूने किसी को किडनैप नहीं किया है, तूने किसी का खून नहीं किया, बता दे इन लोगों को। सर, पापा सच कह रहे हैं, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का किडनैप नहीं किया है सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर तू फरार क्यों था? सर मैं फरार नहीं था, मैंने तो प्रियंका से जो वादा किया था बस वही निभा रहा था। प्रवीण, मैं हमारी शादी की बात घर वालों को बताने जा रही हूँ। और अगर वो लोग गुस्सा हो गए तो? ऑफ कोर्स तुम्हें हार्म करेंगे। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना कहीं छुप जाओ, और जब मैं बोलूंगी तब घर आ जाना, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं कहीं मत निकलना। ओके। शादी? कैसी शादी? सर, मैंने और प्रियंका ने मंदिर में शादी कर ली थी। ये रही फोटो, हमने कोर्ट मैरिज से डेट भी ले लिया था और उसकी रिसीट भी है यहाँ पे, ये देखिए। ये फोटो और रसीद नकली भी तो हो सकते हैं। एक बात बता, प्रियंका के घर वाले प्रियंका की किडनैपिंग के बारे में झूठी खबर क्यों फैलाएंगे? सर, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये किडनैपिंग किसी और ने की होगी, क्योंकि प्रियंका के घर वालों ने कहा था कि उसने मंकी कैप पहना। चल एक बार को मान भी लिया जाए, तूने प्रियंका की किडनैपिंग और मर्डर नहीं किया, तुझे क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? सर, गोल्डी का। कौन गोल्डी? गुलशन शर्मा उर्फ गोल्डी। ये क्या वो? हाँ मैडम, ये वही गोल्डी है। सर, ये तो प्रियंका के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। आप हसीन है, ब्यूटी क्वीन है, मैं आपका आसमान, आप मेरी जमीन है। टू माई लव प्रियंका, सिर्फ और सिर्फ आपका गोल्डी। कौन है ये गोल्डी और ये सामने क्यों नहीं आता ये? मुझे कैसे पता कौन है? होगा कोई सन की। अरे जिसे जानती नहीं उसका गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करना? चलो चलते हैं यहाँ से। और उस दिन के बाद ये एक बार मेरे सामने भी आया था। चल चाबी दे, अरे कनटा। प्रियंका को छोड़ दे, उसकी शादी मुझसे होगी, वो मेरी है, समझा? अच्छा, तो तू है वो सन की गोल्डी गुलाब वाला? हाँ देख बेटा, तू कांटा बनते ही रहेगा। मेरी और प्रियंका की शादी हो चुकी है मंदिर में। एक बार अगर मैं फिर से पुराना प्रवीण बना ना, तो फिर तेरी तो सच्चाई का पता चलने दे। प्रियंका मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। चल, अगर एक बार को तेरी बात को माने कि प्रियंका का मर्डर और किडनैपिंग गोल्डी ने किया, तो फिर प्रियंका के मामा सुरेश सिंह को किसने मारा? सर, मैं तो मुरादाबाद में था और ये घटना आगरा में हुई, मैं कैसे करूंगा? सर, कुछ होना हो ये काम भी गोल्डी का ही है। ठीक है, जब तक गोल्डी हमें मिल नहीं जाता, तू भी अपने पिताजी की तरह हमारी हिरासत में ही रहेगा। सिंह, ले जाओ। सर लेकिन सर हमें मिश्रा, इस गुलशन शर्मा और गोल्डी का हमारे लिए मिलना बेहद जरूरी है। अपने खबरी नेटवर्क में इसकी फोटोग्राफ जल्द से जल्द शेयर करो। सर, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? बोलो बोलो। बाथरूम जा। जाओ।
हाँ भाई बोल। अरे थोड़ा टाइम जाएगा ना। ठीक है, हाँ तू रेडी रख, मैं आ रहा हूँ। अरे बोला ना एक बार। आराम से, आराम से। अब बताइए बात क्या है? साहब मेरा बेटा राजकुमार, उसको मर के इतने दिन हो गए, पर मुर्दा घर वाले उसकी लाश नहीं दे रहे। क्यों? मुझे उसके एक्सीडेंट में मरने की खबर एक दिन बाद मिली। गांव से यहाँ तक आते आते 3 दिन और बीत गए। मुर्दा घर वालों ने बोला कि उसकी लाश को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए दे दिया है। तो आपने मेडिकल कॉलेज पता किया? उन लोगों ने बोला कि वहाँ पर कोई लाश नहीं आई है। अब मैं वापस मुर्दा कर गई और वहाँ का अटेंडेंट कभी मिलता ही नहीं था। फिर जब मैंने पुलिस स्टेशन आने का सोचा, यहाँ पे शिकायत करने आई, तो वो मेरे पीछे पीछे आया, मुझे बेला फुसला के अपने साथ ले गया। हाँ सर, ये अम्मा सही कह रही है। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, ये अम्मा एक बाइक पे बैठ के जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आई हूँ साहब। कौन था वो आदमी? उसका नाम पता है आपको? सुनील प्रसाद। वो घर याद है जहाँ आपको उसने बांध के रखा था? हाँ साहब याद है, कल याद है साहब। बता राजकुमार की बॉडी का बताता हूँ सर। चल बता। सर वो 3 दिन तक बॉडी किसी ने क्लेम नहीं की, तो इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए बॉडी दे दी। हमने मॉर्ग का रजिस्टर भी चेक किया, किसी भी रजिस्टर में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं। अब सीधी तरह से ये बता, उस बॉडी के साथ तूने किया क्या और चमेली देवी को बांध कर क्यों रखा? बोल। सर चमेली देवी को मैंने इसलिए बांध के रखा था, अगर वो आप तक पहुंच जाती तो मेरा भांडा फूट जाता साहब। उसे भूखा प्यासा रखने का कारण था कि अगर वो भूख से मर जाएगी तो मैं बच जाऊंगा साहब। ऐसी नौबत ही क्यों आई जो तुझे चमेली देवी को मारने का सोचना पड़ा? और ये बता, उसके बेटे राजकुमार की बॉडी के साथ तूने किया क्या? बता दो सर, वो बॉडी मैंने 5000 में बेच दी सर। किसे बेची? सर वो हमारे वर्कर यूनियन में कार्य करता है। नाम बता उसका। ये वो सुरेश सिंह? जी सर। सर मांजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका के मामा सुरेश ने पहले प्रियंका का मर्डर किया और फिर एक बॉडी खरीदी जो हो सकता है राजकुमार की। दोनों बॉडीज को साथ में जलाया और अपनी बहन और जीजा के साथ यहाँ आकर प्रियंका की किडनैपिंग की केस लिखवाया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद सुरेश का ही मर्डर हो जाता है। मिश्रा, मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है, ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये मेल बॉडी के जो अवशेष मिले हमें, उनका डीएनए चमेली देवी के डीएनए से मैच करके देखो। अगर मैच होता है तो चमेली देवी को हैंडओवर कर दो। सर गुलशन शर्मा और गोल्डी का पता चल गया है। वो किसी अपने रिश्तेदार के घर पे छिपा बैठा है। ले आओ उसे। सर गुलशन शर्मा उर्फ गोल्डी, प्रियंका ने तेरे प्यार को ठुकराकर प्रवीण से प्यार किया, ये बात तुझे गवारा नहीं हुई, इसलिए तूने प्रियंका को मार दिया। मैंने प्रियंका को नहीं मारा साहब, उसमें तो मेरे प्राण बसते थे। सुरेश सिंह को मैंने जरूर मारा है साहब, मैं छाती ठोक के बोलता हूं। क्यों मारा सुरेश सिंह को? हमेशा की तरह 19 फरवरी की रात को मैं प्रियंका की खिड़की के बाहर गया था, उसे एक नजर देखने के लिए। उस वक्त तो मैं वहां से चला गया, लेकिन प्रियंका गाड़ी में ऐसे बैठी जैसे कि बेहोश हो। बाद में मुझे पता चला कि वो मर गई साहब। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सुरेश ने ही उसको मार डाला साहब। तुझे ये लगा कि सुरेश सिंह ने प्रियंका को मार डाला, इसलिए तूने सुरेश को मार डाला? क्या प्रूफ है तेरे पास? तूने अपनी आंखों से देखा था सुरेश को प्रियंका को मारते हुए? हाँ देखा था ना साहब, मन की आंखों से देखा। सुरेश ने मारा था मेरी प्रियंका को। उसके साथ क्या किया मैंने? मेरी जिंदगी तो प्रियंका की है। अब आपको मुझे जो सजा देनी है दे दो।
तुझे क्या सजा देनी ये कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस ने गुलशन वर्मा उर्फ गोल्डी पर सुरेश सिंह के मर्डर का एक अलग से केस तैयार किया और चार्जशीट फाइल कर दी। और प्रियंका सिंह मर्डर केस में भी उसे पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। प्रियंका सिंह मर्डर के मामले में पुलिस ने गोल्डी को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई भी नई इंफॉर्मेशन या सबूत सामने नहीं आया। प्रवीण के पास मर्डर का स्ट्रॉन्ग मोटिव था। उसका अचानक गायब हो जाना, उसके पिता दीपेंद्र का आधी रात को अननोन कॉल पर क्राइम सीन पर जाना, ये सब पुलिस को अटपटा तो लग रहा था, लेकिन पुलिस के पास इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उधर वो मेल डेड बॉडी का डीएनए चमेली देवी से मैच कर गया, जिससे प्रूव हुआ कि उस रात प्रियंका के साथ चमेली देवी के बेटे की लाश को जलाया गया था। फिर पुलिस को खबरी के जरिए उस आदमी का पता चला जिसने वारदात की रात प्रियंका सिंह और चमेली देवी के बेटे राजकुमार की लाश को जलाने के लिए लकड़ियां दी थी। सर ये जगदीश शमशान भूमि का चौकीदार, इसी ने लकड़ियां बेची। नहीं साहब, मैंने किसी बाहर वाले को लकड़ी नहीं बेची। झूठ बोलता है। देख, मुझे पूरी सच्चाई पता है। तू जुए में बहुत पैसे हारा था, तुझे पैसों की जरूरत थी, और 19 तारीख की रात अचानक से तूने अपना पूरा उधार चुकता कर दिया। कहाँ से आया पैसे? लकड़ियां बेची ना तूने? लकड़ियां बेची ना? सब वो लकड़ियां मैंने। आप जैसे लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, पुलिस को ऐसे नाच क्यों नचाते हो? अब नजरें झुकाने से क्या फायदा? सीधी तरह से यह बताओ कि अपनी बेटी प्रियंका को क्यों और कैसे मारा। प्रवीण, मैं हमारी शादी के बारे में सबको बताने जा रही हूँ, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ कहीं मत निकलना, ठीक है? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। बोल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जीजी, क्या हो गया? इन सबको अपनी काली करतूत बता दो। हाँ, बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। और मैंने मंदिर में शादी कर ली और हम कोर्ट में भी शादी करने जा रहे हैं। आपको जो करना है, आप हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारा मान सम्मान सब कुछ बिगाड़ दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे बाप रे, ये तो मर गई। दीदी चीखो मत, पड़ोसी आ जाएंगे। जीजा जी सुन रहे हैं आप? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मर गई ये। एक काम करते हैं, इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और ऐसा करेंगे कि लगे कि प्रवीण और प्रियंका दोनों मर गए, और फंसाते हैं प्रवीण के बाप को इसमें। मैं उसको फंसाने के लिए फोन करके बुलाऊंगा। हेलो। हाँ दीपेंद्र वर्मा। सुरेश ने मुर्दागढ़ से लाश का जुगाड़ किया। मैं शमशान जाकर लकड़ियां खरीद लाया। मैं लाश और लकड़ियां लेकर जंगल पहुंचा, चिता तैयार रखी। फिर सुरेश वहां प्रियंका की लाश को लेकर पहुंचा। दूसरे दिन सुबह हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने का प्लान बनाया, और उसकी सारी प्लानिंग सुरेश ने की। अरे जीजा जी क्यों कर रहे हैं? ऐसे मारेंगे ना तो पुलिस को पता चल जाएगा। चुकी सुरेश मत करिए। क्या कर रहे हो? दीदी आंख बंद कर, आंख बंद। फिर आप लोग पुलिस स्टेशन आए अपनी बेटी प्रियंका के गुमशुदगी की झूठी कंप्लेंट लिखवाने। प्रियंका पर मुझे गर्व था। बचपन से लेकर जवानी तक उसको मैंने एक बेटी की तरह पाला, और उसके प्यार और शादी वाली बात में बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उस गुस्से ने मेरे हाथों मेरी बेटी का खून करवा दिया। गुस्सा नहीं, सोच, एक गलत सोच तुम्हारे झूठे अहंकार पे हावी हो गई, जिसकी वजह से अपनी बेटी प्रियंका का कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग। सुरेंद्र सिंह, तुम्हें मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, कोई भी माँ बाप ऑनर किलिंग से पहले 10 बार सोचेगा। प्रियंका सिंह मर्डर केस में प्रियंका के पिता सुरेंद्र सिंह के साथ साथ उसकी मां प्रतिभा सिंह पर भी केस चलाया गया, और दोनों को सजा भी हुई। ऑनर किलिंग ये एक बेहद गंभीर विषय है। विकास के इस दौर में लोग अपनी बेटियों को आज साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर और ना जाने क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का हक नहीं देते। हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। प्रियंका के पिता ने एक संसार को ना बसने देने की जिद में अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।
जय